ना जो हमने पढ़ाया था एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज था किसमें बेटा? अप्लाई कर रहे थे हम लोग कहाँ पे? इन सीरीज एलसीआर सर्किट। आपकी हेडिंग है एनसीईआरटी की, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इतना तो जानते हैं कि कौन किसमें कितना डिग्री का फेज होता है। तो हम बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट के वोल्टेज की। तो वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट का हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो देखो जब हम वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये एक है आपके पास, सपोज ये आपके पास एक वोल्टेज है, ये वोल्टेज है किसका? आर का, वी आर। इधर किसका वोल्टेज होगा गाइस? वी एल मान लेते हैं। इधर किसका 180 डिग्री बनाएगा एल और सी का, तो इसका कितना होगा? वी सी मान लेते हैं। ये हमने बताया था, किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब देखो हम चाहते हैं पूरे एलसीआर सर्किट का करंट, तो करंट तीनों में क्या होगा? वो ऐड होकर के ये एक के पोटेंशियल से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि इसका सब लोग मिलकर जो बढ़ाएंगे तो करंट थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। तो ये टोटल करंट हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम एलसीआर सर्किट में, तो क्या हो जाएगा? देखो आप यही सेम ग्राफ यदि बात करोगे तो ये वाला जो इसमें से बड़ा हुआ उसमें से वो घट जाएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला छोटा है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, सी बड़ा है। आप कोई भी बड़ा मान सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है की तरह, तो आप उसको बड़ा छोटा मान सकते हो। ये आपका आ गया सी। तो इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? वी सी माइनस वी एल हो जाएगा, ठीक है। तो आप का ये बन जाएगा, ये बन गया आपका वी आर, ये बन गया आपका कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री का। वी सी में से वी एल घटा दिया हमने, तो ये आया। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है इन एलसीआर सर्किट, तो हम क्या करेंगे? ये हमने ले लिया, और ये जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इनके, तो वो क्या आएगा आपके पास? वो आपके पास आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग देखिए, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस एलसीआर सर्किट इज रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, दैट इज योर टोटल पोटेंशियल अक्रॉस एलसीआर सर्किट। नोट कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर बात है। टोटल पोटेंशियल अक्रॉस एलसीआर सर्किट। अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ आपको। मान लीजिएगा ये भी तो हो सकता था कि सर ये वाला बड़ा होता, तो जब वो वाला बड़ा होता तो उस केस में भी पोटेंशियल यही रहता। देखिएगा कैसे, तो फिर फिगर आपका ये बन जाता। ये तो अपने पास वी आर ऐसे ही रहता, लेकिन अब वी एल में से वी सी आप घटा देते, ठीक है। देखो कट 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 कट, तो इसका रिजल्टेंट आ जाता। तो इसका रिजल्टेंट जो भी आता आपके पास, ये कहीं कुछ ऐसा आ जाता, ये आ जाता वी। तो भी क्या होता? तब होता पोटेंशियल उस वक्त V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसके अंदर प्लस हो या माइनस, बड़े में से छोटा घटाओ, छोटा में से माइनस होगा तो भी स्क्वायर होकर प्लस ही आएगा, या इसको प्लस रहेगा तो ठीक ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, बात वही रहेगी फार्मूले में। आपने मान लीजिए ये वाला याद किया हुआ, और गलती से मान लीजिए आपका एल बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा ये चीज़, स्क्वायर होकर प्लस में आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो,
VL में से VC को घटा सकते हो या VC में से VL को घटाओगे तब भी स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव रहेगा। तो ये फार्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा इन LCR सर्किट पोटेंशियल का। ठीक है, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपके पास। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। अब लिखो आप रेजिस्टेंस अक्रॉस LCR सर्किट, रेजिस्टेंस अक्रॉस LCR सर्किट नोट कर लें आप। तो एग्जाम में आपको रेजिस्टेंस अक्रॉस LCR सर्किट को बोलता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इम्पीडेंस जो होता है गाइस वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल Z से, और ये होता है रेजिस्टेंस अक्रॉस LCR सर्किट, रेजिस्टेंस अक्रॉस LCR सर्किट। LCR सर्किट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है उसकी हम बात करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा इम्पीडेंस का गाइस? ओम होगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है बेटा। तो अब ध्यान से समझें आप, हमने पोटेंशियल की बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की इन LCR सर्किट। सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये हमने समझ लिया कि ये Z है। अब ये हम निकालना चाहें, अब हम इम्पीडेंस बोला करेंगे, तो इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस LCR सर्किट। अब हम निकालना चाहते हैं कि LCR सर्किट में इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होगा। ये CBSE में पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है CBSE में कि आप बताइए भैया LCR सर्किट में इम्पीडेंस का फार्मूला। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं LCR का इम्पीडेंस का फार्मूला। चलिए, तो हम जानते हैं कि जो I होता है, I वो होता है V/R। ठीक है गाइस, और R की बात करें तो क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ें ओम का लॉ आपको पता होना चाहिए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से पोटेंशियल इन LCR सर्किट क्या होगा, आप देखिएगा VR² प्लस VC माइनस VL। आपको मैंने बताया L में से C घटाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो यहाँ कोई परेशान मत हो जाना कि C के लिए सर इधर, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वही आना बेटा। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं खोल रहा हूँ, इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा I, कोई बोलना नहीं, क्या होगा ये इंटू R। अब R IR हो जाएगा। तो किसका लिख रहे हैं हम? रेजिस्टेंस का। तो लिखेंगे हम IR का स्क्वायर। सीरीज में सबके पास करंट क्या होगा? एक ही होगा गाइस। तो वही करंट यहाँ भी होगा इसके पास। वो क्या होगा? I इंटू एक्स C माइनस I इंटू XL का स्क्वायर का रूट कर दूंगा। देखो गाइस, यदि मैं इसको क्या करूं, मैं इसमें से I बाहर निकाल दूं, स्क्वायर करने के बाद I बाहर निकालूंगा तो I² का I बन जाएगा, और सिर्फ यहाँ बचेगा R² प्लस यहाँ भी I² होकर बाहर निकलेगा तो I है, ये बन जाएगा XC माइनस XL का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया पोटेंशियल। अब क्या करो आप, देखो हम चाहते हैं R निकालना, तो हमको पता है R क्या होगा सर? R इज इक्वल टू होगा V/I। तो ये I को वहाँ डिवाइड कर दो आप, तो क्या बनेगा? ये V/I दैट बिकम्स ये वाला R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का रूट कर दोगे गाइस आप। जैसे ही आप रूट करोगे तो ये क्या बन गया? ये किसका रेजिस्टेंस है? ये किसका पोटेंशियल है? टोटल पोटेंशियल अक्रॉस LCR। ये किसका? टोटल करंट अक्रॉस LCR, नॉट इंडिविजुअल। तो क्या बन जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि Z। इम्पीडेंस का फार्मूला प्रूव हो गया गाइस। बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान है, और इम्पीडेंस का फार्मूला आप प्रूव कर लोगे। बहुत आसान, बहुत आसान, बिल्कुल आसान। आपकी बुक में NCERT से बात कर रहे हैं हम, Z का फार्मूला यही है। आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं गाइस। ठीक है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको मिटा दूँ यदि आपने नोट कर लिया हो तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। और दो बातें हमने सीखी, वोल्टेज अक्रॉस LCR सर्किट, करंट I होगा टोटल, वो इंडिविजुअल करंट से अलग होगा।
सीरीज में है तो सब में करंट सेम होगा, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट आएगा, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। अब मैंने कुछ बात आपको जो बताई है, जो समझाई है, वो फेजर पे चलिए जरा। हमने कहा है कि एक लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी इज द गिवन पोटेंशियल, इसको आप चेंज नहीं करोगे, इसको किस में डालोगे आप सर? या तो हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते थे, या हम कैपेसिटर से करते थे सर, या हम इंडक्टर से करते थे। और ये बात मैंने आपको बताई, इसमें क्या होता था, सेम फेज होता था, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया गाइस? 0 हो जाएगा। इसके अक्रॉस क्या होगा गाइस? π/2 हो जाएगा। इसके अक्रॉस क्या होगा? फिर से सर π/2 फेज डिफरेंस होगा। आपको पता है V और I के बीच में करंट नापते हैं इंडक्टर में, या इंडक्टेंस है, मतलब इसको हम L लिख ले चाहे तो ये है आपके पास। हाँ, तो ये बातें आप याद रखना। मैं एक बात और बताया था कि जब भी आपको ये अप्लाइड पोटेंशियल कहीं पे नहीं दिखे तो आप किससे फेज मेजर कर लोगे गाइस? आप R से कर लोगे कि कुछ भी R का मतलब VR दिख जाए, या IR दिख जाए, या रेजिस्टेंस दिख जाए, कुछ भी दिख जाए तो आप उससे मेजर कर लोगे, क्योंकि R वाला जो होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल के सेम फेज में होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर गाइस? जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए कि जब भी अप्लाइड पोटेंशियल नहीं मिले तो हम फेज किससे नापेंगे? R से नापेंगे, क्योंकि R और अप्लाइड पोटेंशियल सेम फेज होते हैं रजिस्टर सर्किट। तो अब हम इस LCR सर्किट का कुछ हम समझना चाहेंगे, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हम जान रहे हैं फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट। गाइस सबको याद हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर है, सब लॉजिक से बात कर रहे हैं हम। फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट की बात कर रहे हैं। जैसे हम पहले निकालते थे वो सब बातें, क्योंकि हम I की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं पाए हैं। हमने मान लिया कि I टोटल करंट है, लेकिन उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं किए हैं। आपकी NCERT कहती है उतना बहुत टिपिकल होगा, सब कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो दूसरे तरीके से बताती है कि फेजर डायग्राम आप कैसे मेजर करोगे, वो आप सुनना। देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कि आपके पास, ध्यान से समझिएगा, जब आपने कहा Z है तो Z को क्या लिखा आपने? R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये जो भी ये क्वांटिटी हो, इस क्वांटिटी से कितना डिग्री का एंगल बनाएगी आपको पता है? 90 डिग्री बनाएगी। पता है नहीं पता? बोलो। अरे यार देखो, R इधर होगा और XC और XL क्या होंगे? XC माइनस XL क्या होंगे? उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे, तो 90 डिग्री R से बनाएंगे। तो गाइस ये आपको क्या दिख रहा है? पाइथागोरस थ्योरम से भी तो निकाल सकते हो आप, चाहो तो A स्क्वायर इसका स्क्वायर वही से तो निकाले थे आप। तो यदि उसका हम एक फिगर बनाएं, और आप लोग समझिएगा, बताइएगा मेरे को। मैं कहता हूं कि ये Z है, और मैं कहता हूं कि मान लो ये XC माइनस XL है, और ये मैं कहता हूं R है। तो देखो Z इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये होगा, सब लोग सेटिस्फाई हो। देखो यार कैसे, Z इज इक्वल टू क्या होगा? R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? यही क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें फेजर एंगल नापना है, तो फेजर एंगल कहाँ से नापना चाहिए हमको? रिजल्टेंट है ये। किससे नापेंगे हम? रजिस्टर से नापेंगे हम, क्योंकि रजिस्टर यहाँ अप्लाइड पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तो आपका फाई क्या होगा गाइस? ये होगा। यही बात मैं कब से समझाना चाहता था। किसी को दिक्कत है तो बताइए। मैंने कहा था कि टोटल जब अप्लाइड पोटेंशियल नहीं मिले तो रजिस्टर से नाप लेना। रजिस्टर से हमने नापा, किसको नापेंगे हम? टोटल LCR सर्किट का रजिस्टर, उसको रजिस्टर, ये रजिस्टर जो है बेटा वो क्या रखता है? V0 साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो आप लोग? तो ये कहानी है। तो मेरी बात को समझिए जरा ध्यान से। अब बताइए, मैं यदि मैं लिखूं कि फेज एंगल कितना होगा सर, तो tan फाई लिखता हूं मैं, tan डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन, जल्दी बताइए, बेस XC माइनस XL अपॉन लिखोगे R। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ये बहुत है। और यहाँ पे फाई, यहाँ पे फेज, आपका CBSE लेवल का एक बात है, फाई क्या आ जाएगा बेटा? tan इनवर्स पूरी क्वांटिटी, और बस बेटा अपना काम खत्म हो गया। LCR का फेज भी आपको पता चल गया है। आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हमने कहा कि इसका फेज डेल्टा फाई जो हमने निकाला, हमने समझा फाई है सर, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, फेज आपका फाई आ गया। LCR का वो आएगा tan इनवर्स XC माइनस XL अपान R। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए गाइस, थोड़ा सा आप नोट करना है जिसको कर ले, इसके बाद मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। जिसको करना है वो कर ले, CBSE लेवल की बातें हैं बेटे। आप कहोगे कि सर बहुत आसान है बेटे, हमने कुछ किया ही नहीं है। आपने जो Z प्रूव किया था, Z क्या प्रूव किया था सर? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, XC माइनस XL क्या हो गया, परपेंडिकुलर, R क्या हो गया, बेस हो गया, तो Z हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से फेजर डायग्राम निकला। अच्छा, ये जो फेजर डायग्राम है बेटे, ये NCERT ने और CBSE वालों ने सब निकाला। मैंने आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है एक्चुअली, लेकिन इसको हम I और V की तरह निकालें और वो करें तो ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मेथड में हम चले जाएंगे, टफ हो जाएगा। इसलिए CBSE ने कहा कि गाइस ये हो जाएगा। यदि आप वो भी समझना चाहोगे तो मैं वो भी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। पहले आप लोग नोट कर लें इसको। चलिए, आई थिंक आपने इसको थोड़ा बहुत नोट किया होगा। कुछ नहीं है, tan फाई जो लिखा है मैंने, हमेशा फाई कहाँ से नापा जाएगा बेटा, R से। मैंने बताया था आपको लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे V0 साइन ओमेगा टी वगैरह आपको दिख नहीं रहा था बेटे, तो इसलिए हमने कहा चलो सर कोई बात नहीं। अब देखो, यही सेम ग्राफ यदि मैं बात करूँ, मैंने ये लिखा, मैं थोड़ा सा पहले पहुँच जाऊँ यदि मैं, तो मैंने कहा कि मान लो सेम बात, कोई बात नहीं, हर जहाँ जहाँ R था वहाँ I से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, V बनेगा। तो आपने कहा सर ये है XC माइनस XL, और ये आपने कहा सर ये था रजिस्टर, और ये था क्या था, ये था Z। अब ध्यान देना गाइस, मैं यहाँ I से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि सीरीज LCR में सब कुछ क्या होगा, I से, यहाँ भी I से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ भी मैं I से मल्टीप्लाई करूँ, तो सच बताना दिल से क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा टोटल पोटेंशियल, ये बन जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, ये बन जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि I इंटू R ये भी रजिस्टर है। तो यही चीज़, सेम चीज़ बेटा ये भी तो हो सकती है। ये आपका अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो। ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल अक्रॉस LCR सर्किट, ये बन जाएगा आपका। अच्छा, ये क्या है, कुछ M ने लिखा तो क्या है, एवरेज है। मैं यदि मैक्सिमम लिखूं तो क्या आएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, XC में से XC इंटू आई क्या होगा बेटा, बन जाएगा बेटा VC। लेकिन आप कहोगे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम होगा VC मैक्सिमम। आप सिंपल V लिखो, कोई दिक्कत नहीं, VC मैक्सिमम माइनस V। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लिखोगे तो सबको मैक्सिमम लिखोगे, सिंपल लिखोगे सिंपल V लिखोगे तो सबको सिंपल V लिखोगे। अब ये बन जाएगा आपका L मैक्सिमम, और ये बन जाएगा V R मैक्सिमम। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो गाइज यहाँ पे फाई का किससे बनेगा बेटा, हमेशा R वाले से बनेगा, तो ये बन जाएगा फाई। तो tan फाई क्या होगा बेटे, tan फाई सर ऑब्वियस सी बात है, ये वाली हो जाएगी VCM माइनस VLM डिवाइडेड बाई VRM। कोई बच्चा कहना चाहता है कि नहीं सर मैं मैक्सिमम नहीं लिखना चाहता हूँ, तो उस बच्चे के लिए मैक्सिमम की क्वांटिटी हट जाएगी, क्या बन जाएगा, VC माइनस VL अपॉन VR, दैट इज tan फाई। बहुत आसान। तो मतलब मेरे कहने का मतलब वो हमने R से ही निकाला, बस I को मल्टीप्लाई करके। जिसको नोट नहीं करना हो ना नोट करे, लेकिन आपको पोटेंशियल में दिया होगा तो आराम से आप फाई निकाल सकते हो यहाँ से, और दोनों तरीके से सेम आएगा। तो tan फाई का फार्मूला यदि मैं पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, tan फाई इज इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन VR। कोई कहेगा मैक्सिमम, तो यहाँ भी मैक्सिमम लगाओ, यहाँ भी मैक्सिमम लगाओ, यहाँ भी मैक्सिमम, मेरे कोई दिक्कत नहीं, ये फाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस।
जिसने नोट किया ठीक है, जिसने नहीं नोट किया ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कहानी करने। हम फेजर डायग्राम में चल रहे हैं अभी। ये दो बातें हमने फाई निकालना समझा। तो मान लीजिए जो हम कहते थे कि सर अप्लाइड पोटेंशियल से भी हम फेजर डायग्राम बनाए तो क्या, तो आपने कहा सर ये वाला जो था अप्लाइड, ये क्या है बेटा, ये V0 साइन ओमेगा टी, दैट इज ये है। ओके सर, अब सर इसका आई, तो ये आई किसका बेटा, टोटल एलसीआर सर्किट का, वो हो गया आई किसका बेटा, ये आई क्या होगा बेटा, ये आई पहले वाले आई से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कम होगा। तो ये हो जाएगा आई, और ये आई की वैल्यू दैट इज नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ पता नहीं अपने को। हमने लिखा कि सर वो कितना फेज है पता है, नहीं पता सर, तो हमने लिखा इसको ओनली सर फाई, क्योंकि फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने पे सर आएगी। तो ये होगा आपके बुक का रिप्रेजेंटेशन, आपके बुक में भी बना हुआ है। और ये चीज़ क्या होती है बेटा, ओमेगा, ये टाइम का फंक्शन होता है, तो आप इसको ओमेगा टी लिखते हो और इससे पोटेंशियल या करंट को दिखा सकते हो। तो बहुत आसान है। आई डोंट नो कि कहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और एक कहानी हम करने जाएंगे और यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, जिसको नोट करना है मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा। दिस इज टोटल करंट इन एलसीआर सर्किट, दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल। उनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा बेटा, फाई। तो मैंने क्या लिखा फाई, सर फाई की वैल्यू कितनी है 90 60 क्या है सर, आई डोंट नो बेटा, कुछ भी हो सकती है, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगी आपको। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। अब एक टॉपिक आपको और पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, तो उसके लिए आपको तैयार हो जाए थोड़ा। एलसीआर सर्किट, तो रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट में सबसे पहली बात समझते हैं हम, जब 11th क्लास में हमने पढ़ा था रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या पढ़ा था आप लोगों को पता होगा। और सबको म्यूट कर दीजिए आप जरा। तो क्या पढ़ा था हमने कि जब पढ़ा था हमने मैच करती हैं दो फ्रीक्वेंसी, मैच करती हैं, मैचिंग टू फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो क्या बनता है गाइस, एक रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है और एक तीसरी फ्रीक्वेंसी बनती है। तो मतलब जब भी दो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी रेजोनेंस होगा। आपको याद दिला दूं, मैचिंग फिनोमेनन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। साउंड में था 11th क्लास में, हम कहते थे कि मान लीजिए कि कोई ब्रिज है, ब्रिज में क्या होता था, ब्रिज और मिलिट्री मैन, सारे मिलिट्री की जो बटालियन थी उनको एक साथ कदम ताल करते हुए किसी ब्रिज पे जाना मना था, क्योंकि ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और मिलिट्री के सारे 350 बटालियन में जो भी लोग होते होंगे आई थिंक, तो वो बटालियन वालों का सबका पैर का कदम ताल मिल करके इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और पुल टूट जाएगा। तो मान लीजिए कि तो क्या होता था, इंक्रीजिंग इन एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता था गाइस, एंड मैचिंग होती थी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या करती थी, मैच कर जाती थी। तो मैचिंग फ्रीक्वेंसी, मैचिंग, तो हम उसको रेजोनेंस बोलते थे। तो क्या होता था, मान लीजिए कि दो फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे चल रही है सपोज, ठीक है गाइस, मान लीजिए ये दो बंदे चले और ये दोनों आपस में मैच कर जाएं, तो तीसरा बंदा बनने वाला है जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा गाइस, ज़्यादा हो जाएगा। अब पुल की इतने पे रस्सा बंधा हुआ है और पुल कहेगा मैं इतनी फ्रीक्वेंसी लूँगा, तो क्या होगा, पुल टूटेगा। तो ये था 11th की कहानी। तो यहाँ से हमने जो सीखा, जो हमने पाया, हमने वो पाया कि सर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। कैसे सर, क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या करती हैं, मैच कर जा सकती है। तो मैच करने से जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा सर, एलसीआर में देखो तीन बातें, एक रजिस्टर है, ठीक है, और एक कैपेसिटर है, और एक क्या है गाइस, इंडक्टर है। तीन बंदे हैं, तो तीनों क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी बंदों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैच करेगी। और जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, यहाँ पे मास्क लगाने की बहुत ज़रूरत है लोगों को, तो यहाँ पे
समझते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस में क्या आएगा बेटा, एक फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात करें एंगल फ्रीक्वेंसी आएगी, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी आएगी, ऑसिलेशन भी हो रहा है, तभी तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अब लिखो रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होता है, ये आपको नोट करना है। लिखो व्हेन, आपके ऐसे दिमाग में बन गया ना कि जब मैच होगा तभी कुछ होगा सर, आपके दिमाग में बना लीजिए बस। व्हेन XC and XL आर इक्वल, XC और XL क्या लिखोगे आप, लैंग्वेज में लिखोगे सीबीएसई वाले, क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, आर इक्वल, जब इक्वल होंगे XC और XL इक्वल होंगे देन रेजोनेंस प्रोड्यूस इन LCR सर्किट। देखो गाइस, वैसे भी आपको मैंने बताया कि दो चीज मैच करनी चाहिए। यहाँ पे कौन मैच कर सकता है, जो एक दूसरे से 180 डिग्री बना रहा है, हो सकता है बराबर हो जाए और रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाए। तो यदि इसको मैथमेटिकल करें, XC और XL को बराबर करते हैं तो बनता है बेटा ये L है गाइस, तो क्या बनता है, XC बनता है 1/ωc, और ये क्या बनता है बेटा, ωL। बेटा यहाँ से यदि मैं ओमेगा निकालूँ, ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, L वहाँ ले जाऊँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC बनेगा, और ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, या पूरा रूट ले लो आपकी मर्जी है, तो दैट इज 1/√LC बन गया। बहुत ही आसान है बेटा, ये NCERT में है और आपके CBSE में आता है, और इस फ्रीक्वेंसी का नाम पड़ता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी भी है और इसकी भी है, तो क्या हो गया, मैच कर गई फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे बेटा हम, नॉट से इंपॉर्टेंट करते, इसको मतलब रेजोनेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। तो आपने एक बात समझी कि जब XC और XL बराबर होंगे तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, और उस वक्त जो उनकी फ्रीक्वेंसी जो मैच करने वाली होगी वो √LC होगी। तो कभी कभी एग्जाम पूछा जाएगा रेजोनेंस हो रहा है, उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको वही मैचिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिस पर रेजोनेंट हुआ है रेजोनेंस। ठीक है गाइस, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आप लोग टेप, जिसको टेपना है वो टेप ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप टेपना है तो टेप लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस। तेरी मेरी, चलिए, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, आई थिंक आप लोगों ने नोट किया होगा, पीयूष विभूष सब लोग कर लो बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लो, बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट याद रखोगे तो। मैंने बताया रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होगा, जब दो मैच करेंगे, और ये बात कहाँ से आ रही है, 11th क्लास से, और 11th के तुम लोग बादशाह थे, है ना, कोई नहीं, बादशाह यदि नहीं भी थे तो अब बन जाओगे। ये हमने लिख लिया, शायद तुम लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं मिटाऊंगा गाइस, बाद में रोना नहीं। थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्या, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूँगा बेटा रेजोनेंस की, और क्या बात है, देखो आप भी जियो, आप भी मेरी बातों को समझो, एकदम बात आपको एकदम समझ में आई कि हाँ सर होना तो चाहिए, अब समझ में आई बेटा, तो और कुछ बातें बताता हूँ इसमें। मान लीजिए कि रेजोनेंस हो गया, जब रेजोनेंस हो गया तो रेजोनेंस LCR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा बेटा, इम्पीडेंस का फार्मूला लिखो गाइस, क्या होता है सर, R का स्क्वायर करना है प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर करना है। तो विभू भी समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं कि रेजोनेंट जब होगा, कौन सी कंडीशन है बेटा, रेजोनेंट, जब रेजोनेंस होगा तो XC और XL बराबर होने चाहिए सर, और जब ये बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सर, तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगा गाइस, 1 हो जाएगा। तो उस वक्त रेजिस्टेंस मतलब उस वक्त टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिनिमम रेजिस्टेंस इन LCR सर्किट। इस वक्त क्या होता है बेटा, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा, लॉजिकली सही बात कह रहे हो सर,
और ये एनसीईआरटी की बात है गाइस, हम कोई हाई फाई बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान है। अब लॉजिक पे चलो कि भाई जब ये दोनों बराबर होंगे, आपने बोला रेजोनेंस में बराबर होंगे, तो सर ये बचेगा, तो सर उस वक्त जो इम्पिडेंस होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट, वो इम्पिडेंस वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा सर, और उस वक्त सबसे कम रेजिस्टेंस होगा एलसीआर सर्किट का, उससे कम रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता एलसीआर सर्किट का, क्योंकि कुछ भी करोगे माइनस प्लस कुछ भी होगा, स्क्वायर बनेगा, एक बड़ी क्वांटिटी बनेगी। आप ये बात नोट कर लीजिए, मिनिमम रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट दैट इज आर। और एक और पॉइंट मैं आपको इसमें नोट कराता हूँ, आप उसमें नोट करिएगा, एक बात लिख लीजिए, रेजोनेंट एलसीआर सर्किट क्या करेगा बेटा, एक्ट एज अ प्योर रजिस्टर सर्किट, मतलब केवल रजिस्टर सर्किट की तरह काम करने लगेगा, वो एक्ट एज अ प्योर रजिस्टर सर्किट की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस उसमें रहेगा और उसकी कोई औकात नहीं बेटा। उसका जो फेज डायग्राम होगा वो रेजिस्टेंस वाला आ जाएगा बेटा, मतलब आप बिल्कुल आसान है भाई गाइस, बहुत ही मजेदार है गाइस, आप देख के देखो, कोई अपने को दिक्कत नहीं। म्यूट करिए और तुम लोगों को, जो रेजोनेंस सर्किट है उसका इम्पीडेंस क्या हो गया है, आर हो गया है। आर होने की वजह से क्या हुआ, जब भी सर्किट में रेजोनेंस होगा तो वो बिल्कुल रजिस्टर की तरह काम करेगा। अबे तो वीडियो बंद करा, उसको बंद करो। रेजोनेंस होगा तब उस वक्त वो सर्किट सिर्फ रजिस्टर सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि मैंने ये दिखा दिया, वही बात नोट में मैंने लिखवाया कि जब सर्किट एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, सिर्फ काम करेगा रजिस्टर सर्किट की तरह। बस इतनी बात लिखवाई मैंने, जिसने नोट किया अच्छी बात, नहीं नोट किया वो भी ठीक है। तो जब रेजोनेंस हो रहा है तो फाई के बारे में क्या कहना है, ठीक है। तो जब रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होगा, जेड क्या हो गया आर, और ये बंदे क्या हो गए जीरो, और ये बंदा क्या हो गया आर। समझ में आ रही है मेरी बात, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आर। तो कोई परेशान होने की बात नहीं, बहुत आसान है। आपने एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस बिल्कुल क्लियरली पढ़ लिया। अब जरा बताना चाहूँगा कुछ जो आपके एग्जाम में एक एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में अभी बताने जो जा रहा हूँ मैं, वो बार बार 1 मार्क पर क्वेश्चन पूछेगा, और ये रेजोनेंस से क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाता है बच्चा, ये बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। बिल्कुल अभी तक जो बात बताई बहुत आसान थी कि सर एक्सी और एक्सएल को बराबर कर दीजिए, बाकी तो कुछ था ही नहीं, एक बार जेड में रख दीजिए तो आर बन जाएगा, और बाकी सर कुछ था ही नहीं, और यहाँ बराबर करोगे तो एक ओमेगा आ जाएगा, उसको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो रूट एल सी होती है, 1/रूट एल सी होती है उसको सर। अच्छा अब जो बात हमें समझ में आई वो ये है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं भी कुछ भी कर लो नहीं होगा। देखो समझो, आपकी बुक का एक फिगर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि पहले किसी की फ्रीक्वेंसी ये रही होगी, ध्यान सुनिएगा आप लोग, पहले बंदा ऐसे चल रहा होगा, जब रेजोनेंस होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ इतना कौन देखे, सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, ये हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, मान लीजिए किसी का एम्पलीट्यूड इतना रहा होगा, समझ लीजिएगा, नहीं तो कहीं नहीं समझाया जा रहा है, मुझे सब पता है। ये क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड। पूरा ग्राफ बनाया था मैंने, आप फिर से मिटाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, जरा सोचिए, ये ग्राफ पूरा ऐसे बनाया था तो मैंने एक एम्पलीट्यूड लिया और मैंने कह दिया रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ध्यान देना पीयूष भाई, तो रेजोनेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। मान लीजिए बढ़ के इतना आया, अब बढ़ के जैसे ही इतना आया, समझिएगा आप लोग, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, ये पास आएंगे, क्या होंगे, थोड़े से पास आएंगे, जिससे कि वो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी धीरे धीरे, कोई किसी से बात नहीं करने का।
क्योंकि ये चीज मैं खींचूंगा तो ये क्या आएगा, पास आ जाएगा। और यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों चीज बराबर थी। ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया क्योंकि सर क्या हुआ, रेजोनेंस। आपके बुक में भी फिगर है, आप एनसीईआरटी खोलोगे 248 पेज पे फिगर आपको दिख रहा है, एकदम सेम फिगर दिखाया गया है। जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा तो समझ में आएगा। बेटा ये जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा नॉट। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डेल्टा ओमेगा, ये थोड़ी सी कम होगी, और ये वाली हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा। ज़्यादा कम से हमें कोई मतलब नहीं, वो पहले की बात कर रहा है कि पहले क्या आ रही होगी, ये क्या आ रही होगी। अब ध्यान से समझिएगा, रेजोनेंस कहाँ हुआ है, रेजोनेंस इस पॉइंट पे मान लीजिए सर हुआ, तो ये इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोले। उसे थोड़ा सा कम करोगे तो डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि कम उतना ही हो सकता है जितना ज़्यादा हो सकता है, इतना डेल्टा ओमेगा इधर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है गाइस, फ्रीक्वेंसी। इस एक्सिस पे मैं इस एक्सिस पे क्या मेजर कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा हूँ। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आएगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बेटा, 2 डेल्टा ओमेगा। क्या बात आपको बिल्कुल समझ में, लोगों को समझ में ये कितने होगी, ये भी डेल्टा ओमेगा, ये भी डेल्टा ओमेगा। हमें ओमेगा नॉट से तो कोई मतलब है नहीं गाइस। तो बेटा चुपचाप दिमाग करने लगाने का। अब हम इसको बोलेंगे विड्थ। क्या बोलेंगे, ये पूरा इतना विड्थ, क्या बोलेंगे हम, विड्थ। तो डेल्टा ओमेगा क्या होगी, विड्थ। लेकिन इसको बोलते हैं हम, अच्छा लगने के लिए बोलते हैं बैंड विड्थ, किसी बैंड की एक चौड़ाई। बैंड विड्थ, ठीक है गाइस। तो डेल्टा, अब आपको इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 2 डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ है। और फिगर बना लीजिए आपका, और कुछ भी मत बुक से देखिए, आप बुक से फिगर देख सकते हो, बिल्कुल सेम फिगर है। 2 डेल्टा ओमेगा को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, और आप बाद में समझेंगे कहानी। आप बोलो जितना इससे कम फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हो सकता है इस वाले बंदे की कोई और फ्रीक्वेंसी रही हो, और इस वाले बंदे की हो सकता है कोई और फ्रीक्वेंसी रही हो। ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस कब होगा, कोई जरूरी थोड़ी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना रही हो, ओमेगा 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना रही हो, ओमेगा 2। समझ गया? तो जब इसमें से इसका जो मैचिंग होगी, तो मैचिंग होने के बाद जो तीसरा बंदा बना वो क्या बना, वो बना ओमेगा। तो ये ओमेगा जो हो सकता है, एक बंदा हो सकता है इससे कम हो, एक बंदा हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो वो दोनों बहुत क्लोज वेरी क्लोज फ्रीक्वेंसी का मैचिंग होता है। 11th क्लास में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत ही क्लोज है, हो सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा। तो बैंडविड्थ इधर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, तो उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी बात है बैंडविड्थ। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग सब लोग बताइएगा, जो आपको दिखेगा वो फील करिएगा, नहीं तो कल बोलिएगा मेरे को फील बता दो सर, मैं नहीं बताऊँगा। बताओ सब लोग, बताओ, चेष्टा बेटा बताओ। ये वाला चीज़, ये वाला ग्राफ, ये अभी इसका मैं यदि 1 नाम दे दूँ और इसका 2 नाम दे दूँ, बताओ दोनों में से शार्प कौन दिख रहा है, शार्प दिख रहा है 2 वाला सर। शार्प कौन दिख रहा है, 2 वाला। दोनों में से शार्प कौन दिख रहा है, 2 वाला। शार्प का मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो अब ये चीज़ लिख लो आप लोग, इसके बाद मैं एक चीज़ पे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया? अब हम एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। हेडिंग डालिए आप लोग, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। बेटा ये आपको ना, आप 1 to किसी को बना सकते हो, ध्यान देना जरा, पता चले बुक में आप कुछ और बनाओ और मेरे से बकवास करो। मेरे यहाँ जो लिखा वो देखो, ये 1 इसको लिखा, काले वाले को, ब्लू वाले को मैंने 2 लिखा, और मैंने लिखा शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। रट्टा तो बहुत लोग मार सकते हो बेटा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस का मतलब होता है, देखो शार्पनेस क्या हो, कितना शार्पर होगा, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। डालो हेडिंग, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ओके, अब जो मैं बात बताता हूँ वो देखना। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस
शार्पर कौन है बेटा? 2 वाला। तो 2 वाले का विड्थ कितना है? देखो यहीं से उठना शुरू हो गया, ध्यान दोगे तो उसकी विड्थ क्या बोलोगे? ये पहले वाले से क्या है? कम। तो जितना शार्पनेस होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि शार्पनेस ज्यादा तो बैंडविड्थ क्या? कम। बैंडविड्थ, शार्पनेस यदि ज्यादा तो बैंडविड्थ क्या? कम सर, ठीक है ना? तो आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में लिख लो, मोर शार्पर, मोर शार्पनेस, बैंडविड्थ स्मॉलर। बैंडविड्थ स्मॉल हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, मतलब छोटी होगी। लार्जर तो स्मॉलर होगा। जितना ज़्यादा शार्पनेस आप करो बढ़ाओगे उतना ही कम होती जाएगी बैंडविड्थ, क्योंकि आप देखो इसको और आप ऊपर खींचोगे तो ये चीज़ पास आती जाएगी। बेटा ये फीलिंग मैं बता रहा हूँ ना, बुक बता रहे हैं ना टीचर बता रहे हैं, ये जितना इसको आप ऊपर खींचोगे उतना ये चीज़ पास होती जाएगी। तो विड्थ क्या होती जाएगी? डिक्रीजिंग। यदि आप शार्पनेस को इंक्रीज करोगे तो विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग। एकदम क्लियर हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देख लो क्या है, फिर से समझा देता हूँ। दिस बिकम्स बैंडविड्थ। ये क्या है? ये इधर इतना और इधर इतना बैंडविड्थ, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? बैंडविड्थ। तो मैंने कहा यदि मैं इसको खींच दूं ऊपर से सर, तो ये वाला पॉइंट जो था वो यहाँ आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो अब बैंडविड्थ क्या होगी? कम होगी। और रेजोनेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो बैंडविड्थ क्या होगी? स्मॉलर होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सर उसी से डायरेक्टली रिलेशन है। क्लियर हो आप लोग? क्या क्लियर हो? चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस में यदि हम चलें तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस में हम ये बातें सीबीएसई निकाल लोगे इससे, जो मैं बातें कर रहा हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आराम से लग जाएगा। पहले समझो, इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, अब आप लोग लिखिए क्वालिटी फैक्टर। एक हेडिंग डालिए आप लोग, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो बेटा बहुत आसान कर दिया मैंने, आप लोग शायद समझ गए होंगे। हम बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की। एक नई हेडिंग है, शार्पनेस से रिलेटेड, 1 नंबर पे बार बार पूछता है। क्वालिटी फैक्टर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस मतलब एक्सेल अपॉन आर। एक्सेल को लिखोगे आप ओमेगा एल और इसको लिखोगे आप आर और इसको लिखोगे आप क्वालिटी फैक्टर। ये कभी कभी जब प्रूफ करने को आएगा तो इसका प्रूफ भी बताएंगे। पहले आप समझो कि क्या है क्वालिटी फैक्टर। ये है रेशियो ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो इसके सारे यूनिट क्या होगा बेटा? कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि इसका भी ओम होता है और इसका भी ओम होता है, कट जाएगा। तो 2 रेजिस्टेंस के रेशियो को बोलते हैं हम क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर लिखो आप लोग, क्वालिटी फैक्टर से कैसे डिपेंडेंसी आएगी। तो लिखो आप लोग, क्वालिटी फैक्टर, इक्वालिटी फैक्टर की कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं थोड़ा एक लाइन लिखवाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए। क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ, टू डेल्टा ओमेगा। इसको हम बैंडविड्थ बोलते थे, उल्टा होता है। क्वालिटी फैक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर दिया पढ़ाओगे तो ओमेगा पे बैंडविड्थ क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है जो एनसीईआरटी में बार बार आया, और आप जो एनसीईआरटी लिखती है और सीबीएसई में भी बार बार आया, और इस बात का जवाब जिसने दे लिया वो कई क्वेश्चन का जवाब दे लेगा। देखिए बहुत आसान है। मैंने कहा क्वालिटी फैक्टर लार्जर है,
क्वालिटी फैक्टर क्या है, लार्जर है। बताइए बैंडविड्थ क्या होगी, छोटी होगी। हाँ, तो लार्जर इज द क्वालिटी फैक्टर, तो बैंडविड्थ क्या होगी, छोटी होगी। और रेजोनेंस क्या होगा, शार्पनेस कम होगी। ये बात आप पढ़ के बात बताइए, जो मैंने लिखवाया उससे बतवाइए। आप लोग भगवान तो है नहीं। मान लीजिए कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, छोटी है, तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा। 2 डेल्टा ओमेगा को ही बैंडविड्थ बोलेंगे, क्योंकि बैंड होता है इधर का बैंड और इधर का बैंड, ये बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ, ये डेल्टा ओमेगा और ये भी डेल्टा ओमेगा गाइस, तो 2 डेल्टा ओमेगा इज द बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर हो गया, तो बैंडविड्थ क्या होगी, अभी अभी मैंने लिखवाया था आप लोगों को, बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर क्या, स्मॉल होगा तो क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होगी, लार्जर हो जाएगी गाइस। तो क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस क्या होगा भाई, रेजोनेंस क्या होगा, शार्पर होगा, ज़्यादा या कम होगा, रेजोनेंस क्या होगा। देखो बेटा, क्वालिटी बैंडविड्थ कम होगी, लार्ज होगी, जल्दी बताइए आप लोग। बोलिए क्या होगा, रेजोनेंस स्मॉलर हो जाएगा, मतलब कि शार्पनेस सर डिक्रीज कर जाएगी। तो आपने क्या, ये मैंने लिखवाया क्या, क्वालिटी फैक्टर के डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजोनेंस, नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिए, क्योंकि आपने लिखा है कि रेजोनेंस बैंडविड्थ के उल्टा होता है। वो भी क्यों होता है साहब, क्योंकि दिखा था मुझे। रट्टा मत मारो यार, आपको जो लिखवाया वो देखो, आप ही मत बोलो सर ने क्या बोला। क्वालिटी फैक्टर स्मॉल होगा तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होगी, अभी बता दें यूनिवर्सिटी, तो स्मॉल लार्जर होगी, और जब ये बैंडविड्थ की वैल्यू लार्जर होगी तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, सर इसको बढ़ा दूंगा तो रेजोनेंस कम हो जाएगा, उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी, शार्पनेस कम तो रेजोनेंस डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब सब कुछ हो गया, एकदम नोट पॉइंट में लास्ट में लिखवाता हूँ, और इससे जो लोग सहमत नहीं होंगे वो बताएंगे। अब आपसे हम बात करने के लिए आ रहे हैं, 2 मिनट में आप लोग लिखो। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ, स्मॉलर क्या होगा, बैंडविड्थ, एंड रेजोनेंस इज मोर शार्पर। इसकी वैल्यू लार्ज होगी तो ये स्मॉल होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रेजोनेंस क्या होगा, शार्पर होगा। गलत मत लिखना भैया, नहीं तो फिर पिटोगे यार, मैं कुछ नहीं जानता। आपको आप दिमाग भी लगाओ, जो मैंने लिखा है उसका रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा करूँगा, ये कम होगा, और इसके कम होने से रेजोनेंस मोर शार्पर होगा, और इससे डायरेक्टली रेजोनेंस डिपेंड करता है। और मैंने बताया कि इसकी यूनिवर्सिटी था बहुत आसान काम, लेकिन बहुत आसान है। एग्जाम में इसी से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। पॉज द वीडियो।